तो जी आज का लास्ट टॉपिक आ गया है हमारा, दैट इज़ द बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो होपफुली ये हम लोग जल्दी ख़त्म करते हैं, 8:45 तो हो चुके हैं। ओके, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल से हम लोग क्या समझते हैं? बायो मीन्स ये मेजर जो पार्ट है, ऑर्गेनिक का पार्ट भी नहीं आता, ये बायो का पार्ट आ जाता है। बायोमोलिक्यूल्स जो +1 में ऑर्गेनिक वाले मेडिकल वाले बच्चे हैं उन लोगों ने किया हुआ है ना, तो उससे ही कुछ रिलेटेड है। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी सा चैप्टर है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लिविंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कशन जो है हम मेजर करने वाले हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है जी, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। फाइन, और दे फॉर्म मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है जी, और इसमें वाइटामिन्स आ गए, जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं, है ना, मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं फॉर द, है ना, प्रॉपर ग्रोथ और जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। तो इसमें हम इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इसी चीज़ों के बारे में, कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन जो है करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेनली हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, और नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च एटसेट्रा। फाइन, मोस्ट ऑफ, अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला है CxH2OY। ठीक है, तो जनरल फार्मूला हमें ये दिया गया था CxH2OY। कार्बन के हाइड्रेट्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते थे। बट क्या हुआ, जब हम थोड़ा सा आगे गए तो कुछ एक चीज़ें थी जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई तो करती हैं बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, तो ये C2H2O होल ट्वाइस है, बट ये क्या है, हमारा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसा ही एक और कार्बोहाइड्रेट है विच इज नोन एज रैमनोज। उसका फॉर्मूला जो है दैट इज C6H12O5। अब ये वाले इस फॉर्मूला में पुट नहीं होता, बट ये क्या है, हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। वो इस फॉर्मूला में पुट नहीं हो रहा, इस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट स्टिल वो एक क्या है, हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। तो वो जो डेफिनेशन था CxH2OY वाला, उसको हमने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक नई डेफिनेशन बनाई। ठीक है, इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मीन्स मैनी, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मीन्स बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, सॉरी, मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर हम उसको किसी चीज को हाइड्रोलाइज करते हैं, अगर वो यूनिट्स बना रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। थ्योरी पार्ट रहेगा, आप अपनी बुक खोल लीजिए, बुक में से ही सारी चीजें जो है वहां पे हो जाएंगी। नहीं है तो फोन में खोल लीजिए बुक, बट उसको सुनते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड। सैकरन मीन्स शुगर। ठीक है जी, उसके बाद क्लासिफिकेशन हमने किया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब इनको हमने थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट इज द मोनोसैकराइड। मोनो मीन्स वन, एक शुगर कहीं पे रहेगा, तो उसको अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो सिंपलर यूनिट्स में नहीं देगा, सिंपलर यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट के नहीं देगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड। उसके एग्जांपल हो गए जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल। रैमनोज हो गया। तो ये क्या करेंगे, इसको अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में ये नहीं टूटेंगे, दैट इज नोन एज मोनोसैकराइड्स। क्लियर हो गए जी। और अराउंड 20 मोनोसैकराइड्स आर नोन टू अकर इन नेचर। ठीक है जी, उसके एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वी हैव ओलिगोसैकराइड्स। ठीक है, मोनोसैकराइड्स में क्या हुआ,
मोनोसेक्राइड्स एक ही देगा। ओलिगोसेक्राइड्स कौन से होते हैं भैया? जो हमारे 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड्स देते हैं जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं। 2 वाला होगा डाइसेक्राइड, 3 जो देगा ट्राइसेक्राइड, 4 जो देगा टेट्रासेक्राइड। इस तरीके से हम उनके नाम करते हैं। जैसे हमने केन शुगर लिया, केन शुगर को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो किसमें देता है? ग्लूकोज देता है, और दूसरा क्या देता है? फ्रक्टोज देगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गए ओलिगोसेक्राइड्स। तीसरे होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड जो हैं वो बहुत सारे, जो जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो n नंबर के बहुत सारे नंबर जो है हमें मोनोसेक्राइड्स के देते हैं। जैसे कि हमने स्टार्च लिया, सेल्यूलोज लिया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ठीक है। तो ये क्या करने वाले हैं? हमें लार्ज नंबर के जो है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे ग्लाइकोजन्स हो गए, गम्स हो गए, ठीक है। और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन शुगर भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन शुगर्स। अब उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कैसे? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में। कैसे वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग होंगे वो हम आगे करेंगे जब इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सा हमारा क्या है रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सा हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर आएगा। फाइन। तो मोनोसेक्राइड पे हम लोग चलते हैं। मोनोसेक्राइड्स क्या होंगे? अगर वहां पे 3 कार्बन है तो उसे हम ट्राइओज बोलते हैं। अगर उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डो ट्राइओज बोल देते हैं। अगर कीटो ग्रुप लगा है तो कीटो ट्राइओज बोल देते हैं। 4 कार्बन है तो टेट्रा एल्डोज बोल देते हैं, और या हम इसे टेट्रा कीटोज बोल देते हैं। भाई क्लियर है? और उसके बाद ऐसे ही 5 है तो पेंटोज, राइट, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज, राइट। उसके बाद ग्लूकोज जो है दे आर अकर फ्रीली इन नेचर एंड इन कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। जैसे स्वीट फ्रूट्स होते हैं दे ऑल्सो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। हनी जो है उसके अंदर भी बहुत सारा रहता है, राइट। फूड्स जो होते हैं, पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी, अंगूर होंगे उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज कहाँ से बना सकते हैं हम? शुगर से बना सकते हैं, केन शुगर से। अगर हम केन शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, वन इज द ग्लूकोज, दूसरा क्या है? फ्रक्टोज, ठीक है जी। कैसे बनेगा उसका प्रिपरेशन? C12H22O11 हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया इन द एसिडिक मीडियम, तो ये हमें देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। वन इज द ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है भैया? फ्रक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों में वेरिएशन है। इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें क्या रहता है? कीटो रहते हैं। तो ये एल्डो हेक्सोज होते हैं, मतलब 6 कार्बन रहेंगे, और इसमें इसे हम बोलते हैं कीटो हेक्सोज, राइट। इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है ये लोग शो करते हैं। समझ आ गया जी? तो केन शुगर हो गया। उसके बाद हम लोग यहां पे बात करेंगे फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से हम कैसे बनाते हैं? कमर्शियली ग्लूकोज जो है हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन। तो ये सेल्यूलोज या स्टार्च से C6H10O5 होल N वाटर, और इसका हमने एसिडिक मीडियम में 393 केल्विन पे, तो ये दे देगा हमें N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, ऐसे हमें मिल जाएगा, ठीक है जी, स्टार्च से या सेल्यूलोज से। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, मैंने यहां पे लिखा ना एल्डोहेक्सोज, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है और उसके पास 6 कार्बन प्रेजेंट है। इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। इट इज मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स नेमली स्टार्च, सेल्यूलोज. It is probably the most abundant organic compound in the earth. It was assigned the structure given below on the basis of the following evidences. ठीक है, किस किस एविडेंसेस पे इसके स्ट्रक्चर जो है हमें गिवन है, इन पॉइंट्स को बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर बेस जो है क्वेश्चन हमें मिलेगा. इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6. हम लोग यहाँ पे करते आ रहे हैं. ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, जब हमने क्या किया,
ग्लूकोज को हीट किया, प्रोलॉन्ग्ड हीट किया विद HI, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा हेक्सेन में। मतलब दिस शोज के जो 6 कार्बन है वो एक लॉन्ग चेन में जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया, समझ आया। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, वो जो हमारा क्या था, ग्लूकोज था, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एन हेक्सेन। दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम इन अ लॉन्ग चेन। क्लियर हो गया जी। उसके बाद ग्लूकोज जो था, अगर हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन कर रहा था तो वो क्या बना रहा था, ऑक्साइम बना रहा था। हमने हाइड्रोक्सिलमीन पढ़ा था NH2OH के साथ, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, NH2OH के साथ हमने रिएक्शन किया था तो उसने ऑक्साइम बनाया था, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। ध्यान रखिएगा, यहां पे CH डबल बॉन्ड O था, यहां पे CHOH4 था और यहां पे आ जाएगा भैया CH2OH। इसका हमने हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्शन किया और यहां पे ये बन गया CH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम बना दिया। दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। क्लियर हुआ, CHO ग्रुप की कंफर्मेशन हो रही है यहां पे। और उसके बाद हमने इसका क्या किया, HCN के साथ भी रिएक्शन किया। हमने CH डबल बॉन्ड O, CHOH होल 4, CH2OH, इसका हमने HCN के साथ, साइनाइड के साथ रिएक्शन किया तो इसने हाइड्रोक्सिलमीन बना के दिया, ये OH और ये CN, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। 2 टेस्ट हमने किए, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ और एक जिसमें ऑक्साइम बना के दे रहा है और ये साइनोहाइड्रिन बना के दे रहा है विद HCN, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 1 CHO ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, एक चीज क्लियर किया उसने। उसके बाद हमने क्या किया, ग्लूकोज जो था उसको ऑक्सीडाइज किया विद द ब्रोमीन वाटर। ठीक है जी, हमने यहां पे क्या किया, जो ग्लूकोज था उसको ऑक्सीडाइज किया विद ब्रोमीन वाटर। अब जो ब्रोमीन वाटर है भाइयों बहनों, दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजर। क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर, और वो क्या कर रहा है, इसे कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में। CH डबल बॉन्ड O, CHO4, CH2OH, यहां पे ब्रोमीन वाटर के साथ किया, विच इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजर, और ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोनिक एसिड में, विच कंफर्म कि यहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजर ने उसे कन्वर्ट कर दिया COOH ग्रुप में, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CHO, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस है वहां पे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने इसका एसिटाइलेशन किया। जब हमने इसका एसिटाइलेशन किया तो ये क्या हुआ, 5 जगह जाके पेंटा एसिटेट ग्रुप बनाया इसने, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। यहां पे क्या हुआ, CH डबल बॉन्ड O, CHOH, यहां पे आ गया CH2OH, यहां पे 4 टाइम्स था, इसका हमने रिएक्शन कराया विद CH3CO होल ट्वाइस O के साथ, तो ये कंफर्म कर रहा है कि भैया यहां पे COCH3 पेंटा एसिटेट है वो हमारा प्रोड्यूस हुआ, विच कंफर्म कि भैया यहां पे 5 OH ग्रुप्स जो हैं लगे हुए हैं। ठीक है जी, 5 OH ग्रुप्स जो हैं यहां पे जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गए जी, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स, पेंटा एसिटेट। उसके बाद हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया विद द नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, 2 चीजों में कन्वर्ट करने वाला है। यहां पे ब्रोमीन वाटर के साथ किया, इसको इसके साथ किया, ऑक्सीडेशन किया तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसका HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वाला जो था, ये वाला अल्कोहल, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, किसमें, COOH में। इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिक एसिड। क्लियर हुआ, हमने क्या किया, HNO3 के साथ रिएक्शन किया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनिक एसिड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सैक्रिक एसिड में।
ठीक है जी, HNO3 के साथ रिएक्शन करने पे ग्लूकोनिक एसिड सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और अगर हमने ग्लूकोज के साथ किया था HNO3 का, तो भी ये किस में कन्वर्ट हो गया, सैक्रिक एसिड में। समझ आ गया, क्लियर हो गया जी। क्योंकि जो HNO3 है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा, जो थर्ड कार्बन है उसमें जो OH है इट इज एट द लेफ्ट हैंड साइड। मैं यहां पे इनके स्ट्रक्चर इनके नीचे ही बना दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर भाइयों बहनों एक बारी जाके लिख लीजिएगा, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, याद रहेंगी ये चीजें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं है जिसकी वजह से वो होता ही नहीं है। यहाँ पे COOH आ गया, एक कार्बन, दो कार्बन, 4 5 6, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया। थर्ड कार्बन पे बस आपको ध्यान रखना है कि जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, बाकी सब में OH जो है वो राइट हैंड साइड पे ही आने वाला है। यहाँ पे हमने किया C डबल बॉन्ड O, H आ गया, यहाँ पे COH 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 एंड CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। उसके बाद ऑक्सीडेशन किया यहाँ पे ये वाला, तो COOH, यहाँ पे COH H COH H, ठीक है। ये हो गया, दिस इज द ग्लूकोनिक एसिड, ये हमारा ग्लूकोज हो गया। और उसके बाद ये क्या हो गया, हमारा सैक्रिक एसिड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया भैया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लियर है। सिर्फ थर्ड कार्बन पे वेरिएशन है, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे जो है OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, बाकी सब जगह पे राइट हैंड साइड पे ही आने वाला है, क्लियर हो गया। अब वो बात करता है D प्लस ग्लूकोज बना रहा है या D प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड बना रहा है। ग्लूकोज का उसने नाम लिखा D प्लस ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है भाइयों, इस D का कोई मतलब नहीं है रोटेशन से, ऑप्टिकल रोटेशन से कोई मतलब नहीं है, पहली चीज समझिएगा। ये D क्यों लगाया गया, इसको हमने ग्लिसरल एल्डिहाइड के साथ कंपेयर किया। अभी ग्लिसरल एल्डिहाइड क्या होता है, यहां पे हमने CH2OH लगाया, यहां पे OH आया, यहां पे H आ गया और यहां पे CHO आया, ये ग्लिसरल एल्डिहाइड है भैया। इसके साथ हमने क्या किया, इस ग्लूकोज को कंपेयर किया, ये लास्ट वाले पार्ट को, तो ये वाले जो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो सिमिलर थी, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, D। क्लियर हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम था, तो इसी वजह से इसके नाम में हमने D लगा दिया। क्लियर हुआ, सभी को क्लियर है। इसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो प्लस लगा है ये ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में है। ये प्लस क्या बता रहा है कि जो हमारा, जब हम इसके थ्रू लाइट पास कर रहे हैं, लाइट को क्या करेगा, राइट साइड रोटेट कर देगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्लियर हो गया, लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा। D, कैपिटल D या कैपिटल L लिखा हुआ है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो इसका कॉन्फ़िगरेशन से जो है हमारा कंपेयर करेगा। अब D और L का ऑप्टिकल रोटेशन से, कैपिटल का खासकर से कोई लेना देना नहीं है, प्लस और माइनस जो है वो हमें बता देगा कि डेक्स्ट्रो है या लिवो है। अगर प्लस है तो डेक्स्ट्रो, माइनस है तो लिवो रोटेटरी हो जाएगा ये, ठीक है साहब, क्लियर है ये चीज, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्या हुआ, जब हमने इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर किए, हमने बहुत सारी चीजें की थी, तो ये क्या कर रहा था, जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर था, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ मूव करा तो उस केस में क्या हुआ, जो एल्डिहाइड था, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। हमने शिफ्ट टेस्ट पढ़ा था। शिफ्ट टेस्ट क्या था, जब हमने एल्डिहाइड का प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन किया था। हमने किसके साथ रिएक्शन किया, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन किया था। तो ये वाला जो टेस्ट है ये नहीं देते, मतलब हमने यहाँ पे लिया CH डबल बॉन्ड O और इसका H2NR के साथ रिएक्शन किया,
ये NH2 वाटर नहीं दे रहा, मतलब CH डबल बॉन्ड NR नहीं दे रहा, मतलब विच कंफर्म्स कि भैया यहां पे CHO ग्रुप जो है वो फ्री स्टेट में नहीं है। ठीक है, ये हमने किया था ना, RC डबल बॉन्ड OH था, इसका अगर हमने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या कर रहा था, कोई एक एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे रहा, RCOH SO3Na ये वाला जो है कंपाउंड नहीं बना रहा, ये भी नहीं बना रहा, ये भी नहीं बना रहा। अब जब ये नहीं बना रहा तो क्या कर रहा है, विच कंफर्म कि भैया एल्डिहाइड जो ग्रुप है इट इज नॉट फ्री। ठीक है, वो फ्री स्टेट में नहीं है, इसी वजह से उन्होंने ये टेस्ट जो शिफ्ट टेस्ट था या जो ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट था ये इसने नेगेटिव दे दिया। क्लियर है? ओके। उसके बाद जब हमने इसके 5 पेंटा एसीटेट ग्रुप बनाए थे, दिस इज द पेंटा एसीटेट। ठीक है ये पेंटा एसीटेट अगर हम इसका हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब ये वाली चीज था, इसका अगर हम H2NOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, नो रिएक्शन। ठीक है जी, इसकी वजह से क्या बता रहा है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। 3 टेस्ट करे हमने, फर्स्ट इज द शिफ्ट टेस्ट, वो नहीं दे रहा है तो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। उसके बाद हमने सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट करा, उसमें भी किया तो उसमें भी उसने बोला कि CHO ग्रुप फ्री नहीं है। उसके बाद हमने पेंटा एसीटेट बनाया, पेंटा एसीटेट का फिर से हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन किया तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, मतलब CHO ग्रुप जो है वो हमारा यहां पे फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि ग्लूकोज जो है 2 स्टेबल स्टेट्स में जाता है, एक अल्फा और एक दूसरा बीटा होता है। ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स में थोड़ा सा वेरिएशन है। ठीक है, अब अल्फा और बीटा में फर्क क्या है, सिर्फ एक OH और H का। हम इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे को पता चल जाएगा कि क्या फर्क आएगा अल्फा D प्लस ग्लूकोज में और बीटा D प्लस ग्लूकोज के अंदर। ये हमने यहां पे ग्लूकोज बनाया हुआ है, इस चीज को यहां पे ही रखते हैं हम लोग। ओहो, रब कर दिया मैंने। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे C डबल बॉन्ड OH था, यहां पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये CH2OH था, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यहां पे OH राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। फाइन, क्लियर है जी? ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, 5th कार्बन से एक H को हटाएंगे। ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, यहां पे इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड O था, यहां पे आ गया O माइनस और यहां पे आ गया C पे क्या आ गया, प्लस आ गया। क्लियर है? अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कार्बन को इस O के थ्रू जोड़ देंगे और यहां पे OH था, यहां पे पहले OH लगा हुआ था, उस H को हटाया और हमने यहां पे जोड़ दिया, जिसकी वजह से यहां पे ये बन गया। OH था, O यहां पे ही रह गया, H चला गया इसके पास, जैसा हमने एल्डोल में किया था। ठीक है, H चला गया इसके पास, डबल बॉन्ड O के पास, जिसकी वजह से ये OH क्रिएट हो गया। और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। और अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है, HOCH COHH 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 CH CH2OH, ये बन गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया, बीटा D प्लस ग्लूकोज। दैट्स इट, सिर्फ इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया। OH राइट साइड पे आ रहा था तो अल्फा था, लेफ्ट साइड पे आ गया तो बीटा हो गया। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन पे C1 कार्बन पे बोला जाता है और इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, C1 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन।
ठीक है जी, इसको हम क्या बोल देते हैं, एनोमेरिक कार्बन। क्लियर हो गया। अल्फा और बीटा को हमने बोल दिया एनोमर्स, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज सिमिलर टू पायरानोज। याद रखिएगा, इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज सिमिलर टू पायरानोज। और बहुत रेयर चांसेस होते हैं भाइयों बहनों कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाने दिखाएं, कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बहुत रेयर, एक्सट्रीमली रेयर चांस होता है कि पूछा जाएगा कि भैया स्ट्रक्चर, हाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर वो बनवाने के लिए पूछ सकता है, बट आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो पायरन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके। ठीक है, ये हमारा पायरन होता है, इसका पायरन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इसके अल्फा और बीटा बनाएंगे, जो OH में जो ये राइट साइड पे लगे हैं भाइयों बहनों, उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, नीचे की तरफ बनाएंगे, और जो लेफ्ट साइड पे है उनको हम लोगों ने ऊपर बना देना है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का हमने स्ट्रक्चर जो है बना दिया। क्लियर हो गया। अब ये कौन कौन से कार्बन जुड़े, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 और 5 कार्बन जो है आपस में जुड़े हैं। तो मतलब यहां पे मेरा 5th कार्बन आ गया, यहां पे क्या आ गया, 1st कार्बन आ गया। अब फर्स्ट में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में OH कहां पे लगा है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो OH नीचे आ गया। सेकंड वाले कार्बन में OH कहां पे लगा है, राइट साइड पे, तो नीचे लगा दिया। थर्ड में OH कहां पे है, लेफ्ट साइड में, तो ऊपर लगा दिया। फोर्थ वाले में OH कहां पे है, राइट साइड पे। फिफ्थ वाले में क्या हो जाएगा, यहां पे H आ जाएगा, यहां पे CH2OH हमने बाहर ही निकाल दिया। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, अल्फा डी फ्रक्टो नहीं ग्लूकोपायरानोज। अब इसका बीटा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यहां पे हमने बीटा स्ट्रक्चर बनाया, यहां पे OH कहां पे आएगा, अब ऊपर वाली साइड, ये हो गया भैया बीटा डी प्लस ग्लूको पायरानोज। क्लियर है जी, ये ग्लूकोपायरानोज। फाइन, किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें कि ये जो है हमारा कहां से कैसे आ गया है। ओके, तो अब इसके बाद ऐसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रक्टोज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब फ्रक्टोज का भी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ सिमिलर ही रहता है, उसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हमने पढ़ा था फ्रक्टोज के बारे में, तो फ्रक्टोज जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होता है, C6H12O6 होता है। उसका फॉर्मूला भी क्या है, C6H12O6 होता है। बट इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, CH2OH, यहां पे C डबल बॉन्ड हो, थर्ड कार्बन आया तो OH लेफ्ट साइड पे, फोर्थ वाले में OH राइट साइड पे, फिफ्थ वाले में भी राइट साइड पे, और लास्ट में आ गया भैया CH2OH। क्लियर हुआ। अब इसके अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ से H जो है यहां पे चला जाएगा। अब दो स्ट्रक्चर बनेंगे भैया। अब ये OH राइट साइड पे आ गया, यहां पे आ गया CH2OH, यहां से हमने कंबाइन कर दिया, ये बन गया COH लेफ्ट साइड पे, H राइट साइड पे, OH राइट साइड पे, H लेफ्ट साइड पे, C यहां पे आ गया, यहां पे H आ गया, एंड CH2OH। ठीक है जी, OH कहां पे आया, राइट साइड पे, तो इसे हमने क्या बोल दिया, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज या फ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज। अब भाइयों अल्फा कब आया, यहां पे OH कहां पे था, राइट हैंड साइड पे, तो इसलिए अल्फा आ गया।
अब उसके बाद डी था, डी का लास्ट जो था कॉन्फ़िगरेशन दैट इज सिमिलर टू ग्लिसरल एल्डिहाइड, तो इसी वजह से हमने क्या लिया, डी लिख दिया। उसके बाद माइनस, माइनस साइन हमें क्या बताएगा कि ये लिवो रोटेटरी है। ठीक है जी, जो लाइट है वो लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगी। यहां पे COH आ गया, यहां पे CH2OH आ गया, यहां पे COH, यहां पे H, यहां पे COH, यहां पे HC, थर्ड वाले में यहां पे आया, यहां पे ये आ गया। नाउ दिस इज बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। ठीक है जी, डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज हो गया ये। क्लियर है जी, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? और इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू फ्यूरन। पहले वाले का किस जैसा था, पायरन लाइक था, इसका फ्यूरन लाइक स्ट्रक्चर होएगा। इसको भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को, सेम सिंपल स्ट्रक्चर जो है इसका ड्रॉ होएगा। चलिए देखते हैं। अब इसमें कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 2 और 5th कार्बन जो है हमारे जुड़ गए। ये 2 कार्बन हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब 2 कार्बन में OH कहां पे लगा है बेटा, राइट साइड पे, तो नीचे आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, CH2OH। थर्ड वाले में क्या होगा, OH लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहां पे आ गया, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे आ जाएगा CH2OH, यहां पे H। दिस इज द अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। बीटा के लिए बन जाएगा OH CH2OH, यहां पे OH आ गया ऊपर और यहां पे H आ गया, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2OH, यहां पे आ गया भैया H। तो ये आ गया बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। क्लियर है जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? नहीं है। तो दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? पक्की बात है। ओके, नेक्स्ट वी हैव डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा हमारे सेक्राइड्स, दो जो है हमारे दे देंगे। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स आपको खुद से करने हैं, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। अब जब भी 2 हमारे सेक्राइड्स जुड़े होंगे तो उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ेंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब अलग अलग, अभी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, इसे याद करना पड़ेगा आपको, कौन कौन से कार्बन एटम जो है, कौन कौन से 2 जो कार्बन एटम्स है, एक का C1 जुड़ रहा है, दूसरे का C4 जुड़ रहा है, या इसका C1 या इसका C4 कैसे जुड़ेंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे। चीजें मुश्किल नहीं है, सिंपल सी कहानियां हैं, मुश्किल नहीं है। तो जब वो दोनों जब जुड़ेंगे तो वहां से एक से OH जाएगा और एक से H जाएगा, और वो वाटर निकलते हुए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देंगे। एक मैं अभी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सुक्रोज के बारे में। ठीक है, सुक्रोज क्या होती है, वन ऑफ द कॉमन डाइसेक्राइड इन सुक्रोज, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो एक ग्लूकोज बना के देता है, और दूसरा हमें क्या बना के देता है, फ्रक्टोज बना के देता है। ठीक है, शुगर ने हमें 2 चीजें बना के दी, वन इज द ग्लूकोज और दूसरा क्या हो गया भैया हमारा फ्रक्टोज। अब क्या होता है इसके अंदर, देखो यहां पे लिखा गया है C1 ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो है किसके साथ जुड़ेगा, C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अब भाइयों ध्यान दीजिएगा यहां पे, जब हमने कार्बन ग्लूकोज का C1 पे क्या था हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप था, और जब हमने फ्रक्टोज लिया तो C2 पे क्या था हमारा, कीटो ग्रुप। अब एक का एल्डिहाइड ग्रुप दूसरे का कीटो ग्रुप, जब वो दोनों आपस में जुड़ गए तो फ्री तो किसी का भी नहीं रहा, एल्डिहाइड का भी वो यूज हो गया और कीटो का भी जो था CO वो यूज हो गया। तो इसलिए अब ना एल्डिहाइड में, सॉरी ग्लूकोज में हमारा CHO ग्रुप फ्री है, ना फ्रक्टोज में CO ग्रुप फ्री है।
तो अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसी के साथ, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट के साथ या फेलिंग के साथ, तो क्या ये रिएक्शन देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि दोनों क्या हो गए, ग्रुप्स हमारे कंबाइंड फॉर्म में है ना, फ्री नहीं है। तो इन्हें हम लोग क्या बोल देंगे? दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। समझ आ गया भाइयों? इन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि दोनों का एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप दोनों क्या हो गए, हमारे कंबाइन हो गए आपस में, तो कोई भी फ्री नहीं है। दैट्स वाई दीज आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। समझ आया? देख लीजिए, सुन लीजिएगा, अभी मैं आप लोगों के लिए बना के दे रहा हूं यहां पे। देखो भाई यहां पे कैसे होएगा, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिए, ये आ गया CH2OH, ये H आ गया। अब देखो ये हमने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया और ये बीटा डी फ्रक्टोज बनाया। इस केस में हमने क्या किया, ये दो क्या लगे हुए हैं, OH ग्रुप लगे हुए हैं, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके यहां से क्या करने वाले हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे और उसकी वजह से कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां से OH और यहां से H निकाला और ये बन गया, इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इस केस में क्या हुआ, ये C1 था, ये C2 था, दोनों हमारे फ्री नहीं रहे, तो इसी वजह से ये क्या होगी हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। दीज आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है? तो इस तरीके से ये तो था हमारा ग्लूकोज के बारे में, ठीक है, सुक्रोज के बारे में। ऐसे ही अगर आप माल्टोज में जाते हो तो माल्टोज के में क्या क्या जुड़ रहा है हमारा, C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। माल्टोज में याद रखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं आएंगे भैया बनाने आपको। माल्टोज में क्या हो गया, C1 ऑफ ग्लूकोज दूसरे के C4 से जुड़ रहा है, C4 ऑफ ग्लूकोज। अब जब C4 के साथ वो अटैच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, अगर वो C4 के साथ अटैच कर रहा है तो इसका C1 तो जो है वो फ्री है, C1 इसका फ्री है, C1 फ्री है तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी क्या है, फ्री है। तो मतलब अगर अब इसका किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा और इसको हम क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर हुआ? कौन सी रिड्यूसिंग है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। एक और चीज हमने छोड़ दी यहां पे, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, ये जो सुक्रोज है इट इज अ इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर का मतलब क्या है भाइयों बहनों, ध्यान दीजिएगा। इन्वर्ट शुगर का मतलब क्या है, हमने ये शुगर है, केन शुगर है, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं या यहां पे इसका ऑप्टिकल रोटेशन देखता हूं, ठीक है जी, सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन देखता हूं तो वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। बट जैसे ही मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये C6H12O6 और C6H12O6 में गया। एक कन्वर्ट हुआ ये ग्लूकोज में और दूसरा किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज में। ग्लूकोज का रोटेशन कितना होता है, 52.5 डिग्रीज है, ठीक है। और जो फ्रक्टोज है उसका कितना है, -92.4 डिग्री। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो रोटेशन क्या हो जाती है, ऑप्टिकली रोटेशन लेफ्ट साइड पे चला गया। जब हमने सिर्फ सुक्रोज का, केन शुगर का लिया था तो वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, दैट वाज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बट जब दो प्रोडक्ट बने तो वो क्या हो गया, अल्टीमेटली कैंसिल करके लिवो रोटेटरी हो गया। तो लिवो रोटेटरी होने की वजह से इसे हमने क्या बोल दिया, इन्वर्ट शुगर। क्वेश्चन आएगा ये, ध्यान रखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्ट शुगर। ये था हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, जब इनके बने हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, लेफ्ट साइड में चला गया, लिवो रोटेटरी हो गया।
दिस इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। क्लियर है? रिड्यूसिंग शुगर क्लियर हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्लियर है, इन्वर्ट शुगर क्लियर है, यही चीजें यहां पे पूछी जाएंगी। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्लियर है? ओके, उसके बाद लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज हमें कहां से मिलता है? मिल्क शुगर को हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारा C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। C1 ऑफ गैलेक्टोज इट इज सिमिलर टू ग्लूकोज, ठीक है, कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं वो हमें नहीं मालूम, और C4 ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला सेम ही होता है इनका। अब C1 ऑफ गैलेक्टोज ये तो हमारा फ्री नहीं रहा, इट इज नॉट फ्री, एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो फ्री नहीं है क्योंकि यूज हो गया। C4 ऑफ ग्लूकोज, इसका C1 क्या है? फ्री है, तो इसी वजह से ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एक रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स हैं। पॉलीसेक्राइड्स में एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी विच इज अमाइलोज। स्टार्च में दो चीजें होती हैं, दो चीजों से बनता है, एक अमाइलोज होता है और एक क्या होता है हमारा? अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज क्या होते हैं इसको याद कर लीजिएगा। अमाइलोज जो है इट इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% स्टार्च, राइट। अमाइलोज जो है इट इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट और वो 15 to 20% जो है स्टार्च बनाता है। और अमाइलोज जो है लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन होता है जहां पे D प्लस ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय C1 एंड C4 लिंकेजेस। अमाइलोज जो है भाइयों बहनों वो क्या है? एक वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है और उसमें 15 to 20% क्या है भैया? स्टार्च है। और वहां पे 200 से लेके 1000 तक, 200 से लेके 1000 तक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े हुए हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड C1 ऑफ ग्लूकोज किससे जुड़ा हुआ है? C4 ऑफ अदर ग्लूकोज। तो ये हो गया भैया हमारा अमाइलोज। दूसरा एक और भाई है इसका अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है और 80 to 85% इसमें स्टार्च रहता है। वाटर इनसॉल्युबल हो गया, 80 to 85% जो है भैया उसमें स्टार्च रहेगा, ठीक है। और वो हाईली ब्रांच्ड होता है। ये क्या होते हैं? लॉन्ग अनब्रांच्ड होते हैं, लॉन्ग अनब्रांच्ड होते हैं। ये वाले क्या हो जाएंगे? ब्रांच्ड हो जाएंगे। दीज आर हाईली ब्रांच्ड, ठीक है, दीज आर हाईली ब्रांच्ड। और इसमें भी क्या होता है? C1 एंड C6, लॉन्ग चेन में C1 एंड C4 होता है और साइड चेन में जो ब्रांचिंग है वो किस में होती है? C1 एंड C6 में। क्लियर हो गया? अमाइलोपेक्टिन में। उसके बाद सेल्यूलोज रहेगा। सेल्यूलोज कहां पे होती है? ये जो लक्कड़ है भैया ये हमारी क्या है? सेल्यूलोज है। इसके अंदर क्या होता है? C1 ऑफ 1 ग्लूकोज, C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा अल्फा के अंदर अल्फा लिंक्स बनते हैं, बीटा और बीटा के अंदर हमारे कौन से लिंक्स बनेंगे? बीटा लिंक्स बनेंगे। उसके बाद ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में क्या होता है? इट इज फैट को बोलते हैं हम ग्लाइकोजन्स, ठीक है। एनिमल बॉडी इज ग्लाइकोजन और एनिमल स्टार्च बिकॉज इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, हाईली ब्रांच्ड होता है एंड इट इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन, ठीक है जी। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंजाई। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज ये आप कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हमें एनर्जी देते हैं, है ना। आप लोगों की सबकी एनर्जी अभी जो है कम हुई है बिकॉज अभी हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, खाना चाहिए, है ना। इट्स टू लेट, 9:30 हो चुके, 12 घंटे हो गए भाइयों जयराम जी की। चलिए प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो प्रोटीन्स क्या है? मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं इन द लिविंग सिस्टम। इसके मेन सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एटसेट्रा। एंड दे फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ।
और प्रोटीन जो है हम लोग कहां से बनाया, प्रोटीयस वर्ड से, विच मीन्स प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड से ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन्स को क्रिएट करते हैं। अब अमाइनो एसिड्स हमारे यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड्स जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ सर्टेन अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां पे देखोगे तो आपको, जब आप पूरे नाम देख रहे हो तो वहां पे आपको कुछ प्रोटीन्स पे स्टार लगा हुआ है। इन स्टार्स का मतलब क्या है कि दीज आर असेंशियल अमाइनो एसिड्स। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, जिसे हमें डाइट से लेना पड़ता है, ठीक है। देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड्स, और कुछ जो है जहां पे स्टार नहीं लगा हुआ, दे आर नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, जो हमारी बॉडी जो है अपने आप ही प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन में यही है असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में, क्लियर है। अब हम यहां पे अल्फा अमाइनो एसिड्स की बात करें तो ये भी हमारे जो है ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। RCH2NH2 RCHCOOH, ये एसिड है, ये H उठ के यहां पे चला जाएगा बेस की तरह NH2 के पास, और ये बनाएगा RCHNH3 प्लस COO माइनस। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ज्विटर आयन। इसको हम बोल देते हैं भैया ज्विटर आयन, क्लियर है। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करेंगे। यहां पे क्या होती है भैया, पेप्टाइड लिंकेजेस होती हैं। पेप्टाइड लिंकेजेस, अगर हम लोग किसी दो अमाइनो एसिड्स को अगर जोड़ते हैं तो वहां पे क्या होगा, एक एक अमाइनो एसिड से हमारा OH ग्रुप COOH ग्रुप से OH जाएगा, और दूसरे वाले अमाइनो एसिड से हमारा H जाने वाला है, राइट। और वहां पे पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे। ओके, चलिए देखिए यहां पे RCHNH2 और COOH था, दिस इज द अल्फा अमाइनो एसिड। ये एक था, इससे हमने क्या किया, इसको हम ऐसे ले लेते हैं NH2 CH2 COOH, और यहां पे हमने लगा दिया H2N CH2 COOH। यहां से एक H जाएगा, यहां से OH जाएगा, and it will form NH2 CH2 C double bond O NH CH2 COOH. This is known as पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है जी। इसे हम क्या बोलते हैं भैया, पेप्टाइड लिंकेज। यहां से OH किया, यहां से H किया, और दोनों को हमने जोड़ दिया, दिस इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज, क्लियर हो गया। CONH जहां पे जुड़ा उसे हमने क्या बोल दिया, पेप्टाइड लिंकेज, क्लियर हो गया जी। और ये हमने बना दिया ग्लाइसिल एलानाइन। दो जो थे उनको, दो अमाइनो एसिड से उनको हमने जोड़ दिया, ठीक है। अगर तीसरा अमाइनो एसिड आएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्राइपेप्टाइड। 4 जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, 5 जुड़ेंगे तो पेंटापेप्टाइड, एंड सो ऑन। पॉलीपेप्टाइड्स बनते जाते हैं जब हम कोई एक प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं वो किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से, क्लियर है जी। प्रोटीन्स जो है वो हम लोग अमाइनो एसिड से प्रिपेयर करते हैं, और जो इंसुलिन है वो हमारा 15 अमाइनो एसिड से प्रिपेयर होता है, ठीक है जी, क्लियर है। और फाइब्रस प्रोटीन अलग अलग तरीके से हमने इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर शेप। फर्स्ट इज द फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन में कैसे कैसे बॉन्ड्स रहेंगे ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से बॉन्ड्स हैं हमारे पास, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, और दूसरी क्या रहेगी, डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहने वाले, डाइसल्फाइड लिंकेज रहेंगे। जैसे कि हेयर हो गया, वूल हो गया, मसल्स हो गए, तो उनके अंदर जो है, राइट,
क्या है, फाइब्रस प्रोटीन जो है प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। मायोसिन जो है प्रेजेंट इन मसल, केराटिन जो है वो हेयर में, वूल में, सिल्क में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है, चेन्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हैं ग्लोबुलर प्रोटीन में, ठीक है। उसको हम क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और लास्ट जो है हमारे क्वाटरनरी हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो दे हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, each peptide in a protein has a amino acid linked with each other in a specific sequence, and it is the sequence of amino acid it is said to be primary structure of that protein. Any change in this primary structure, the sequence of amino acid create a different protein. तो इसी वजह से बोला जाता है भैया जो आप लोग है ना सप्लीमेंट्स लेते हो तो ढंग का प्रोटीन लें थोड़ा सा, है ना, और ले भी रहे हो तो वैसे क्या करना है हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन जो है, मतलब पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स मिलके एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही मैटर करता है, तो दैट इज द प्राइमरी प्रोटीन। उसके बाद जो है सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, या बीटा अल्फा हेलिकल शीट्स होंगी, अल्फा हेलिकल रहेगा, या बीटा प्लेटेड शीट्स रहेंगी। बीटा प्लेटेड शीट्स में लाइक हमने क्या किया, एक पूरे जो हमारा अमाइनो एसिड से प्रोटीन था उसे स्ट्रेच कर दिया, जैसे आप लोग चादर बिछाते हैं उस तरीके से। और जो अल्फा अमाइनो एसिड्स रहेंगे, अल्फा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, एक आपने जैसे चादर बिछाई उसे खींच दिया, तो दैट इज द बीटा प्लेटेड शीट्स। क्लियर है। इनके अंदर हमारे पास कौन कौन से बॉन्ड्स रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, ठीक है जी, जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर जो हैं सिमिलर रहते हैं। तीसरे टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं दैट इज द टर्शरी, जिसके अंदर हमने क्या किया, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन्स को मिक्स कर दिया, या दो से ज्यादा 2 डिग्री प्रोटीन्स थे उनको हमने मिक्स कर दिया, तो उससे हमारे टर्शरी प्रोटीन्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्प्रिंग लिया और दूसरा एक स्प्रिंग था, दोनों को आपने क्या किया, एक दूसरे में मिक्स कर दिया, फिक्स मतलब जोड़ दिया, तो वो क्या करेंगे, मतलब एक दूसरे को टैंगल कर दिया, तो वो क्या करेगा, नए टाइप का प्रोटीन बना देगा, दैट इज द 3 डिग्री प्रोटीन। और आपने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स लिए और उनको उन्हें क्रश किया और उसको एक दूसरे में फंसा दिए, तो दैट इज नोन एज क्वाटरनरी प्रोटीन्स। या आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन था, अल्फा हेलिक्स था, उसके साथ में एक और दूसरा प्रोटीन अल्फा हेलिक्स वाला जो है जोड़ दिया, तो दैट बिकम्स 3 डिग्री प्रोटीन। क्लियर है जी। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मैं एक चीज बता देता हूं, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन से बहुत रेयर ऑफ द रेयर है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने प्रीवियस ईयर किए होंगे तो वहां से बहुत ज्यादा मुश्किल जो है क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि हमने उसके स्ट्रक्चर को खराब कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, एग था, एग को हमने क्या किया, बॉईल किया। जब एग को बॉईल किया तो वो पहले लिक्विड स्टेट में था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में। क्लियर हो गया। तो वहां पे क्या हुआ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हुई। दूध में कुछ और प्रोटीन था बट कर्ड में कुछ और प्रोटीन आएगा, दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर हो गया जी। उसके बाद एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मतलब हाईली एफिशिएंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, किसी भी बायोकेमिकल को कैटलाइज करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में थायराइड ग्लैंड से कुछ है ना सिक्रेट होता रहता है, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन है ना एक ग्लैंड, उसकी वजह से सारी चीज़ें इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं, दैट इज़ एन एंजाइम, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में वो बैलेंस रहना चाहिए, तो दे आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट। और ये क्या करते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं। एक एंजाइम मिलियंस ऑफ सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सकता है और ये हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। एक पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा, बाकी किसी और के साथ वो पंगा नहीं लेगा। जैसे माल्टोज है, माल्टोज को हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, माल्टेज यूज करेंगे। अगर मुझे शुगर को या ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जाइमेज यूज करेंगे। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए हमें अलग अलग कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी।
क्लियर हुआ? मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद विटामिन्स आते हैं। विटामिन्स में दो टाइप के होते हैं, एक हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं और एक हमारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। विटामिन्स वो वाली चीज़ें हैं जो विच आर वेरी मच असेंशियल इन आवर बॉडी इन स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स, बहुत छोटी सी अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है। और ये हमें दो टाइप के हैं कैटेगराइज किया, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो वाले होते हैं जो हमें हर रोज़ लेने पड़ते हैं, जैसे कि विटामिन बी हो गया और सी हो गया। बाकी ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, वो सारे क्या हैं हमारे फैट सॉल्युबल हैं। अब विटामिन B12 जो है दैट इज अगेन फैट सॉल्युबल, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में B12 जो है दैट इज फैट सॉल्युबल, और आपको इनके नाम जो है वो याद रखने हैं, ठीक है जी। और इनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो रही है, इनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होएंगी, इसके ऊपर जो है यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। उसके बाद लास्ट आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप कोई भी आपका बायो वाला फ्रेंड होगा तो आप उनसे पूछ सकते हो, DNA RNA के ऊपर बड़े सिंपल से क्वेश्चन जो हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत मुश्किल जो है वहाँ पे चीज़ें नहीं पूछी जाती, ठीक है, क्योंकि मेडिकल वालों ने बहुत डिटेल में पढ़ा होता है। यहाँ पे अगर आप CBSE में जाएंगे, क्योंकि मेडिकल वाले नॉन मेडिकल वाले दोनों रहने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ जो है क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है जी। क्लियर है?